Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. Today we are going to study our third chapter of class 12th history, that is kinship, caste and class. Before starting the chapter, let me give you an important information that कि अगर आपको हिस्ट्री के इस चैप्टर के या फिर किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी चेंजेस हो रहे थे और डेवलपमेंट्स हो रही थी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में बिटवीन 600 BCE एंड 600 CE, और फिर उनका चेंजेस का जो असर फिर हमारी सोसाइटी पर भी हो रहा था, उनके बारे में हिस्टोरियंस ने अब टेक्सचुअल ट्रेडिशंस की हेल्प से ये सब जानने की कोशिश की और हमें पता लगा कि किसने क्या कंपोज किया और किसके लिए किया। सो अभी हम इस चैप्टर में अपनी एक ग्रेटेस्ट एपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है महाभारत। तो इस चैप्टर में हमें मेनली सोशल लाइफ बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ 600 BCE एंड 600 CE के बारे में पता लगेगा। चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, मतलब कि तो जो महाभारत द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ इंडिया है उसके बारे में अभी हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक यही है। तो भी हम सभी को ज़्यादातर पता है कि महाभारत के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है। सो अभी हम फिर भी एक बार बेस जान लेते हैं कि क्या था महाभारत के अंदर। महाभारत के अंदर एक बैटल के बारे में बताया गया है जो कि हुई थी दो कजन्स के बीच में, कौरव्स एंड पांडव्स। सो इसमें मेनली क्या था कि दो ब्रदर्स थे, धृतराष्ट्र एंड पांडु। धृतराष्ट्र के सन्स थे वो थे कौरव्स और पांडु के सन को बोला जाता था पांडव्स। तो धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे इसलिए पांडु को राजा बना दिया गया था, लेकिन क्या हुआ कि पांडु की जल्दी ही डेथ हो गई थी जिसकी वजह से राज सिंहासन फिर धृतराष्ट्र को दे दिया गया था। इतने उनके बच्चे बड़े हुए, फिर धृतराष्ट्र से उनके बच्चों तक फिर वो राज सिंहासन दे दिया जाएगा। लेकिन अभी फिर बच्चे जब बड़े हो गए तो पांडव्स और कौरव्स दोनों के बीच में ये लड़ाई झगड़े होते रहते थे कि मैं राजा बनूंगा या फिर मैं राजा बनूंगा। इसलिए उनके बीच में फिर बैटल हुई थी जिनमें विजय हुई थी पांडव्स की। सो महाभारत की बैटल के बारे में कश्मीर से नेपाल तक, नॉर्थ टू केरला, तमिलनाडु, साउथ तक बहुत सारी लैंग्वेजेस और बहुत सारी स्क्रिप्ट में लिखी गई, जैसे कि पाली, प्राकृत, तमिल। सो स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। सो 1919 में V.S. सुथांकर ने महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन बनाने के लिए एक बहुत सारे स्कॉलर्स की टीम बनाई। महाभारत को कंपोज करने के लिए उन्होंने एक मेथड अपनाया कि मनुस्क्रिप्ट में जितने भी महाभारत से रिलेटेड जितने भी वर्सेस उनको कॉमन लग रहे थे उनको उन्होंने महाभारत में ऐड कर दिया। वर्सेस मतलब श्लोक। सो जो हमारा महाभारत जो ग्रेटेस्ट एपिक है उसमें 13,000 पेजेस हैं और उसको कंपोज करने के लिए कम से कम 47 ईयर्स लगे, मतलब हाफ सेंचुरी से सिर्फ 3 ईयर कम। और बेस ऑफ महाभारत हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि एक बैटल है टू कजन्स के बीच में, कौरव्स और पांडव्स, जिसमें विजय हुई थी पांडव्स की। महाभारत में बहुत सारी नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स मतलब रूल्स होते हैं, जो भी वो सभी रूल्स हमारी महाभारत में ऐड कर रखे हैं। जितने भी सोशल ग्रुप्स, वर्ण, जातिज, जितने भी उनकी सोशल लाइफ थी, किनशिप, मैरिज, जो भी रूल्स थे वो सभी महाभारत में इंक्लूड कर रखे हैं। सो हमारे चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है वो है किनशिप एंड मैरिज। 2.1 फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। सो अभी हम इसमें फैमिलीज, जो भी इलाइट फैमिलीज होती थी उनके बारे में जानेंगे कि उनकी फैमिलीज कैसी होती थी। सबसे पहले किनशिप वर्ड का मीनिंग क्या है। किनशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, जिनको संस्कृत में कुल भी बोला जाता है। जैसे कि एक फैमिली के जो मेंबर्स होते थे उनको किनशिप बोला जाता था, और जो फैमिली के अंदर जो रिलेटिव्स होते थे उनको बोला जाता था किनफोक। जैसे कि अभी आपके कोई ब्रदर, कोई कजन्स है, उनको आप बोल सकते हैं किनफोक, और जिनको संस्कृत लैंग्वेज में बोला जाता है जनाती।
हमें जो भी इलाइट फैमिलीज होती हैं उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो भी इनकी हेल्प से हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो भी ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कम ही मिली है और कम ही मिल पाती है। तो जो इलाइट फैमिलीज होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, जैसे कि हमने महाभारत में भी देखा है कि जो कौरव्स और पांडव्स थे, कौरव्स 100 ब्रदर्स तो वो थे और पांडव्स 5, मतलब जो वो खुद ही इतने सारे थे। फिर उनके जो भी होते थे, उनकी बहनें, उनकी माता पिता, उनकी कितनी बड़ी फैमिली होती थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही महल में रहते थे, सभी जॉइंट फैमिलीज होती थी उनकी। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 2.2 द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। तो पैट्रिलिनी में क्या होता है, ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन टू ग्रैंडसन एंड सो ऑन। मतलब कि जैसे कि आपके पास आपके दादाजी के पास जो भी रिसोर्सेज, जो भी जमीन थी वो आपके पिताजी को मिल चुकी है, फिर आपके पिताजी से फिर वो आपके पास आ जाएगी। तो इसी को, यही प्रैक्टिस जो होती थी वो अर्ली एंशिएंट इंडिया में भी फॉलो की जाती थी। ऋग्वेद में मेंशन है कि जो भी रिसोर्सेज फादर के होते थे वो उनकी डेथ के बाद उनके सन को, उनके बेटे को दे दिए जाते थे। और जो डॉटर होती थी, जो लड़की होती थी, उनका जमीन पे रिसोर्सेज पर कोई हक नहीं होता था। लेकिन कुछ वेरिएशंस भी मिले हैं, जैसे कि प्रभावती गुप्ता, इनको इनके पति की डेथ के बाद जो किंगडम और जो लैंड थी वो इनके अंडर आ चुकी थी। इन्होंने ही फिर किंगडम पर रूल किया था। सो नेक्स्ट जो 2.3 टॉपिक है वो है अबाउट रूल ऑफ मैरिज, कि वो मैरिज, जो शादियों की जो वो प्रथाएं यूज करते थे वो कैसे होती थी। सो उनकी मेनली जो धर्मसूत्रास और जो धर्मशास्त्र में जो रूल ऑफ मैरिज लिखे गए हैं वो बेसिकली 8 टाइप्स के लिखे गए हैं। 8 तरह की मैरिजेस फॉलो की जाती थी, जिनमें से 4 को गुड बताया गया है, जो है एंडोगैमी, एक्सोगैमी और पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। सबसे पहले जो है वो है एंडोगैमी। सो इस टाइप में क्या होता था कि जैसे कि ये कोई लड़का है और ये कोई लड़की है, सो इनके बीच में जब कोई इनका सेम गोत्र होता था और फिर ये शादी कर लेते थे तो उस प्रैक्टिस को बोलते थे एंडोगैमी। मैरिज विद इन अ यूनिट, मतलब कि वो एक ही कास्ट में, एक ही ग्रुप में, एक ही एरिया में, मतलब एक ही लोकेलिटी में रहते हों और फिर वो शादी कर ले तो उसको बोलते थे एंडोगैमी। और नेक्स्ट जो है वो है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी में होता था कि जैसे कोई लड़का है और ये कोई लड़की है, जब इनके जो गोत्र होते थे वो मैच नहीं करते थे और फिर वो शादी कर लेते थे तो उसको बोलते थे हम एक्सोगैमी। सो इसको ठीक बताया गया है क्योंकि सेम गोत्र के जो लड़का लड़की होते थे उनको बोला जाता था कि ये इनका ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। और इसके बाद जो है वो है पॉलीगैनी। पॉलीगैनी में होता था कि जब किसी एक लड़के की बहुत सारी वाइफ्स होती थी तो उस प्रैक्टिस को बोला जाता था पॉलीगैनी। और इसके बाद है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में होता था कि जब किसी लड़की की बहुत सारे हस्बैंड्स होते थे तो उसको बोला जाता था पॉलीएंड्री। जैसे कि हमने महाभारत में एग्जाम्पल भी देखा है, जो द्रौपदी थी, उनकी जो पांडव्स थे उनकी एक कॉमन वाइफ थी जिसका नाम था द्रौपदी। तो मैरिज के टाइम पर जो भी फादर के द्वारा रिलीजियस गिफ्ट या फिर जो भी वर्क किए जाते थे तो उनको बोला जाता था कन्यादान, जो कि आज के टाइम पर भी करते हैं। और ये माना जाता था कि अगर फादर की डेथ उनकी डॉटर की शादी से पहले हो जाती थी तो उनको माना जाता था कि उनको स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकती। और ये जो भी रूल्स, जो भी नॉर्म्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं जो हमारे संस्कृत टेक्स्ट है, धर्मसूत्रास और जो धर्मशास्त्र हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा द गोत्र ऑफ वुमेन। सो हमारे जो भी एक गोत्र के होते थे उनको माना जाता था कि इनके डिसेंडेंट्स एक ही हुए हैं और उनको एक ही रिलेशनशिप में दे देते थे कि ये ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, ऐसे उनके रिलेशनशिप और उनके जो डिसेंडेंट्स होते थे उनको सेम बताया जाता था। और उसके बाद कि जब लड़कियों की शादी हो जाती थी सो उनके जो फादर का गोत्र होता था वो उनको
छोड़ना पड़ता था और जो उनके हस्बैंड का गोत्र होता था उसको उन्हें फिर यूज करना पड़ता था। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी मिले हैं, जैसे कि जो गौतमी और वशिष्ठी, इन्होंने अपनी शादी के बाद अपने गोत्र को मेंटेन रखा और अपना वही गोत्र यूज करते रहे, जो है गौतम एंड वशिष्ठ, जो उनके फादर का गोत्र होता। लेकिन अभी भी हो रहा है कि जो लड़कियों के गोत्र होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं शादी के बाद। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस आज भी हैं, आज तो मतलब ज्यादातर ही होता है कि लड़कियां अपने जो फादर का गोत्र होता है वो भी अपने जो हस्बैंड का गोत्र होता है उनके साथ ही लगा लेती हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा, वर वुमेन इम्पोर्टेंट। मतलब कि जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में कवर किया है कि पैट्रिलिनी प्रोसेस फॉलो की जाती थी। वुमेन का कोई हक नहीं होता था लैंड के ऊपर, कोई रिसोर्सेज के ऊपर, और उनको अपने जो फादर का गोत्र होता था वो भी छोड़ना पड़ता था। लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन केस दिखाए गए हैं, जैसे सातवाहन रूलर्स होते थे, उन्होंने अपने नाम से पहले अपनी जो उनकी मदर का नाम था उसको लगाया। जैसे कि जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, इन्होंने श्री सतकर्णी ये राजा थे, इन्होंने अपने नाम से पहले अपना लगाया गौतमी पुत्र। उसके बाद जो दूसरे सातवाहन रूलर थे श्री पुलुमाई, उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमाई। जो पांडव्स थे उनको भी बोला जाता था कुंती पुत्र। सो ये नहीं माना, हम ये नहीं बोल सकते कि वुमेन की इम्पोर्टेंस नहीं थी। जो जिनके अंदर ये सेंस थी, जिनके अंदर संस्कार थे, वो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाते थे। लेकिन जैसे कि हम बोल सकते हैं दुर्योधन ने उनकी माता ने उनको बहुत बार मना किया कि वो बैटल ना करे, लेकिन फिर भी उन्होंने की। और दूसरी तरफ जैसे कि कुंती पुत्र पांडव थे, जब उनको उनकी माता कुंती ने बोला, उनको लगा कि कोई खाने की चीज लाए हैं, बोला कि आपस में बांट लो, तो उन्होंने पांचाली जो द्रौपदी थी उनको आपस में कॉमन वाइफ मान लिया और अपनी माता की बातों को उन्होंने माना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर का थर्ड टॉपिक, सोशल डिफरेंसेस। इसमें हम जानेंगे कि जो हमारे सोशल डिफरेंसेस होते थे एंशिएंट इंडिया में, वो सब जो हमारी ऑक्यूपेशन डिसाइड की जाती थी एंशिएंट इंडिया में, वो की जाती थी वर्ण सिस्टम को फॉलो करके। जैसे कि हमारे 4 वर्णास होते थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। जो ब्राह्मण्स का काम होता था वो उनका काम होता था कि वेदास को पढ़ना, टीचिंग और जो भी सेक्रीफाइस रिचुअल्स होते थे उनको परफॉर्म करना और गिफ्ट्स लेना। उसके बाद क्षत्रियास का काम होता था कि जो वॉरफेयर करने होते थे, वो जो प्रोटेक्ट करनी होती थी उनको, जो उनके अंडर जो जनता थी, जो उनकी प्रजा होती थी, वो उनको प्रोटेक्ट करते थे। जो वेदास होते थे वो उनको पढ़ते थे और जो गिफ्ट्स देते थे वो। उसके बाद वैश्यास का काम होता था, मतलब मेनली ये बिजनेसमैन होते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर का काम करते थे, ये पेस्टरलिज्म जो ट्रेड करते थे, ये सब काम होता था वैश्यास का। उसके बाद शूद्रास को सबसे लोअर वर्ण माना गया है, जिनका काम होता था जो ये अपर 3 वर्णास होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रियास और वैश्यास, इनको ये सर्व करते थे और ये काम करते थे इनके अंडर। इंसान को सोसाइटी में उसी तरह से ट्रीट किया जाता था जिस हिसाब से उन्होंने उस वर्ण में जन्म ले रखा था। जैसे जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास होते थे उनकी वैल्यू हाई होती थी, उनका स्टेटस हाई माना जाता था। जो शूद्रास होते थे उनका स्टेटस लो माना जाता था। जो वर्णा सिस्टम था उसको ऋग्वेदा में एक टर्म यूज की गई है, पुरुष सूक्त। मतलब कि जो मैन की बॉडी है उसके हेल्प से हम समझ सकते हैं वर्णा सिस्टम को। जो माउथ होता है उसको तो बोला गया है ब्राह्मण्स। जो आर्म्स होती हैं उनको क्षत्रियास, क्योंकि वो वॉरफेयर में इंक्लूडेड होते थे। जैसे कि जो थाइज होती थी उनको वैश्यास, क्योंकि वो ट्रेड करते थे। ऐसे ही जो उनके फीट होते थे उनको बोला है शूद्रास। अभी हम जानेंगे कुछ नॉन क्षत्रियास किंग्स के बारे में। जैसे कि वर्णा सिस्टम था उसमें बताया गया था कि जो किंग्स होते थे वो सिर्फ क्षत्रियास ही बन सकते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस केस हैं, जैसे मौर्यास थे, उनको माना गया है कि उनका लो ओरिजिन था, वो किसी लो कैटेगरी से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था,
जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका थे, उन्होंने अपनी टेरिटरी को कहाँ तक, कलिंग तक, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन्होंने अपनी टेरिटरी को कितना दूर दूर तक पहुंचा दिया था। जैसे कि मान सकते हैं जो हम शुंग, जो कानवास थे, उनको माना गया है कि वो ब्राह्मण्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो रूलिंग, जो उन्होंने अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया था, उसको बहुत अच्छे से रूल किया। जैसे शाकाज थे, जिनका ओरिजिन माना गया है कि वो सेंट्रल एशिया से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो मलेच्छास बोला जाता है जिनको, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छे से रूल किया। जो सातवाहनाज हैं, उनको भी माना जाता है कि वो ब्राह्मण्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया। तो ये हम समझ सकते हैं इसकी हेल्प से कि जरूरी नहीं है कि जो वर्ना सिस्टम में बातें बोली गई हैं वो सभी फॉलो करते थे। जिनके अंदर एबिलिटी होती थी रूल करने की, वो रूल करते थे। सो हमने पहले जाना कि वर्ना सिस्टम के बारे में, लेकिन अभी हम जानते हैं जातिज के बारे में। वर्ना जो होते थे वो तो 4 वर्ण होते थे, लेकिन अभी हम जानते हैं जो जातिज होते हैं वो बहुत सारी होती थी। जैसे कि जो निषादाज होते हैं, जो फॉरेस्ट में काम करते हैं, उनको बोला जाता है निषादाज, जो फॉरेस्ट में काम करते हैं। उसके बाद जो गोल्ड का काम करते हैं उनको बोला जाता था स्वर्णकार, जिनको गोल्ड स्मिथ बोला जाता है उनको बोला जाता था पहले स्वर्णकार, जिनको भी बोला जाता है सुनार। ऐसे ही जो कॉमन ऑक्यूपेशंस होती थी जातिज की, उनको जो मान लिया कि ये स्वर्णकार होते हैं तो इनको एक ही गिल्ड, एक ही श्रेणी में रख दिया जाता था कि ये एक श्रेणी के हैं। इसके बाद कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो मिले हैं मध्य प्रदेश से, जिनके अंदर सोशल मोबिलिटी एक प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि एक सिल्क वीवर्स की एक गिल्ड जो रहती थी गुजरात में, वो थोड़े टाइम के बाद मांडासर शिफ्ट हो गए थे, वहां पर वो माइग्रेट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो लोकल किंग था उसकी बहुत सारी तारीफें सुनी थी, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए वहां पर वो माइग्रेट हो गए थे। सो इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो सोशल मोबिलिटी की जो प्रैक्टिस होती थी वो भी वो लोग फॉलो करते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा 3.4 बियॉन्ड द 4 वर्नास, मतलब जिन्होंने वर्ना से अपने हटकर कुछ अलग काम किए। जैसे कि जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है हमारे भीम, जो पांडव्स में से एक ब्रदर थे उनके, भीम। उन्होंने हिडिंबा, एक जो राक्षस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उनके साथ उन्होंने शादी की और फिर उनका एक सन भी हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। उसके बाद एकलव्य थे, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिनको बोला जाता है निषाद। तो इन्होंने अर्जुन की तरह, अर्जुन से भी बल्कि बहुत बढ़िया धनुष विद्या का इनको ज्ञान था। और जो संस्कृत नहीं बोल सकते थे, जिनको संस्कृत के बारे में नॉलेज नहीं थी, उनको बोला जाता था मलेच्छास, जिनको समझा जाता था कि ये लोअर है हमारी सोसाइटी में, इसलिए इनको संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती। इसके बाद जो 4 वर्नास थे उनसे भी हटकर एक कम्युनिटी थी जिनको बोला जाता था चांडाल्स। इनको अनटचेबल्स माना जाता था, कि इनको शूद्रास होते थे जो, उनसे भी इनको लोअर माना जाता था। इनके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, ना ही इनको टच करते थे कोई, ना ही इनको कोई देखकर खुश होता था। इनके टच को पोल्यूटिंग माना जाता था और इनको गांव से जो बाहरी एरिया होता था वहां पर रखा जाता था, ताकि ये गांव के अंदर एंटर भी ना कर सके। और इनको जो यूटेंसिल्स यूज करने होते थे, मान लिया कोई अपर कम्युनिटी है, वो कोई यूटेंसिल्स, कोई बर्तन फेंक देती है, तो वो बर्तन उनको यूज करने होते थे, ये नए बर्तन यूज नहीं कर सकते थे। उसके बाद जो इनको कपड़े पहनने होते थे, जो जैसे किसी आदमी की डेथ हो चुकी है तो उनके जो कपड़े होते थे, पुराने कपड़े, वो इनको पहनने पड़ते थे। और जो इनके ऑर्नामेंट्स होते थे, वो किसी और मेटल के वो गहने नहीं पहन सकते थे, वो सिर्फ आयरन, जो लोहे के गहने होते हैं, वही वो पहन सकते थे। और इनका काम क्या होता था कि मान लिया कोई आदमी है, उसकी कोई रिलेटिव्स का नहीं पता कि कौन है, तो इनको डिस्पोजल करना होता था। और इनके लिए एक टर्म यूज की जाती थी जो होती थी एक्सिक्यूशनर्स। और एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे फाइयान, इन्होंने अपने बुक में लिखा है, इन्होंने अपने जो अकाउंट्स है उनमें लिखा है कि जो चांडाल्स होते थे, इनको गांव में एंट्री करते वक्त क्लैपिंग करनी पड़ती थी, ताकि इनकी क्लैपिंग को या फिर इनके शोर को सुनकर जो गांव वाले होते थे वो छिप सके और ना ही इनको देख सके, क्योंकि इनका देखना, जो इनकी परछाई भी होती थी, उनको भी पोल्यूटिंग माना जाता था और इनके टच को तो माना ही जाता था।
अभी हम इमेज में देख सकते हैं कि कैसा इनका हाल, कैसे इनके जो लोअर फील किया जाता था तो इनका कैसा वेश होता था। हम ये ऑर्नामेंट्स देख सकते हैं कि कैसे इनके आयरन के ऑर्नामेंट्स होते थे। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। Thanks for watching, and if this video is helpful for you, then please share it with your friends and please like, subscribe my channel.